डियर स्टूडेंट्स, साइकस जो जिम्नोस्पर्म्स हमने शुरू कर रखा है उसमें हम पढ़ रहे हैं साइकस की एनाटॉमी। पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर हमने साइकस का जो रेकिस था उसकी एनाटॉमी हमने पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे जो लीफलेट है इसकी एनाटॉमी। देखिए, जो लीफलेट है वो रेकिस के ऊपर पेयर्स के अंदर लगे होते हैं और जब हम इसका टीएस लेते हैं तो एक फ्लाइंग बर्ड के समान नज़र आता है। ए डायग्राम का आप देख रहे हैं, फ्लाइंग बर्ड सी शेप इसमें नज़र आ रही है। इसके बीच में एक मिडरिब होती है जिसमें लेटरल वेन्स का अभाव होता है। पार्श्व शिराएँ इसके अंदर नहीं पाई जाती हैं। बीच का हिस्सा इसका फूला हुआ होता है जो मिडरिब रीजन वाला है, और जो विंग्स होते हैं ये पतले और चपटे होते हैं और मार्जिन्स की ओर ये विंग्स मुड़े हुए होते हैं जैसे साइकस रिवोल्यूटा के अंदर, और फ्लैट होते हैं साइकस सर्सिनेलिस के अंदर। तो जैसे इसमें एक एक करके अपन इसका डिटेल स्टडी करें। सबसे बाहर एपिडर्मिस इसमें पाई जाती है जो कि क्यूटिकल युक्त सिंगल लेयर होती है, और निचली जो लेयर होती है इसके अंदर संकन स्टोमेटा पाए जाते हैं, धंसे हुए स्टोमेटा पाए जाते हैं। जिम्नोस्पर्म्स हैबिट शो करता है ये प्लांट, और नीचे की ओर स्टोमेटा पाए जाते हैं इसलिए हाइपोस्टोमेटिक कंडीशन कहलाती है। और जो स्टोमेटा हैं ये केवल विंग भाग में ही मिलते हैं, जो इसमें पश्चिम जो भाग है उसी के अंदर पाए जाते हैं। और जो स्टोमेटा हैं ये हैप्लोचिलिक प्रकार के होते हैं। एपिडर्मिस से नीचे हाइपोडर्मिस आती है, तो हाइपोडर्मिस स्क्लेरेन्काइमा की बनी होती है, और जहाँ पर स्टोमेटा हैं वहाँ पर हाइपोडर्मिस नहीं पाई जाती है। इसके बाद हाइपोडर्मिस से नीचे मेसोफिल वाला क्षेत्र आता है जिसे हम पिछले डायग्राम में हमने इसको देखा है। यह पेलिसेड और स्पॉन्जी टिश्यू के अंदर बटा हुआ होता है। पेलिसेड हाइपोडर्मिस के नीचे लगातार परत के रूप में है, दोनों तरफ मिलता है ये, विंग्स में भी और मध्य क्षेत्र के अंदर भी। और क्लोरेन्काइमा युक्त इसमें पेलिसेड कोशिकाएं हैं जिसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाए जाते हैं। यह फोटोसिंथेसिस का कार्य करता है, जबकि स्पॉन्जी टिश्यू वाला जो पार्ट है इसके अंदर बड़े अंतराकोशी के अवकाश हैं, और मिडरिब वाले पोर्शन के दोनों ओर विंग्स हैं। दोनों क्षेत्र इसमें स्पष्ट दिखाई देते हैं विंग्स वाले। स्पॉन्जी टिश्यू फोटोसिंथेसिस के साथ साथ एरेशन के अंदर भी मदद करता है। दूसरी इसकी विशेषता है रेकिस की, इसमें ट्रांसफ्यूजन टिश्यू पाया जाता है। चूँकि इसके अंदर लेटरल वेन्स नहीं पाई जाती हैं इसलिए लेटरल साइड में फूड के ट्रांसलोकेशन के लिए इसमें संचरण ऊतक पाया जाता है। ये 3 से 4 कोशिका मोटा होता है और मध्य शिरा क्षेत्र के दोनों तरफ उपस्थित होता है। और इस क्षेत्र की जो सेल्स होती हैं वो रंगहीन होती हैं और ट्रांसवर्सली लॉन्ग होती हैं। इनकी जो वाल्स होती हैं इनमें बॉर्डर्ड पिट्स पाए जाते हैं, और इनमें जो थिकनिंग होती है वो रेटिकुलेट यानी जालिकावत होती है। और यही क्षेत्र लेटरल वेन्स के रूप में कार्य करता है जो कि लेटरल साइड में संवहन में मदददायक होते हैं। इसीलिए इन्हें सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यू भी कहा जाता है। वेस्कुलर बंडल के दोनों ओर बॉर्डर्ड पिट्स युक्त यानी परिवेशित गर्त युक्त प्राइमरी ट्रांसफ्यूजन टिश्यू कहलाता है। फिर इसके बाद में वेस्कुलर बंडल है जो कि मिडरिब जोन के अंदर है, जो कि बड़ा है और उसके चारों ओर में एक सीध पाई जाती है, और इसमें कैल्शियम ऑक्जेलेट्स के क्रिस्टल्स भी मिलते हैं। वेस्कुलर बंडल्स कंजॉइंट यानी फ्लोएम जाइलम एक साथ हैं। कोलेट्रल हैं अर्थात फ्लोएम बाहर की ओर है, संपार्श्विक है, और इसके अंदर भी सेंट्रीपिटल जाइलम और सेंट्रीफ्यूगल जाइलम
दिखाई देते हैं। यानी डिप्लोजाइलिक कंडीशन यहाँ भी दिखाई देती है, रेकिस के अंदर भी, इसमें लीफलेट के अंदर भी। जैसे रेकिस में हमने डिप्लोजाइलिक कंडीशन देखी थी, तो लीफलेट के अंदर भी डिप्लोजाइलिक कंडीशन ये है। सेंटीपिटल जाइलम तिकोनाकार और बड़ा होता है और ट्रैकिड्स युक्त होता है। इसके दोनों ओर में सेंट्रीफ्यूगल जाइलम्स मिलता है, तो इसमें प्रोटोजाइलम बीच में स्थित होने के कारण इसे मीजार्क कंडीशन का कहा जाता है और फ्लोएम निचले भाग पर स्थित होता है। फ्लोएम और जाइलम के बीच में कैम्बियम मिलती है और जीरोफिटिक कैरेक्टर्स इसमें से हो रहे हैं। मोटी इसमें क्यूटिकल पाई जाती है। क्यूटिकल के नीचे एपिडर्मिस है जिसमें संकन स्टोमेटा है। हाइपोडर्मिस स्क्लेरेन्काइमा की है। ट्रांसफ्यूजन टिश्यू है और वेस्कुलर बंडल एक सीध से ढका हुआ है, आवरण से, पूली आच्छद जिसे कहते हैं, उसे ढका हुआ है। तो ये सब जीरोफिटिक कैरेक्टर्स इसमें दिखाई दे रहे हैं इस प्लांट के अंदर। इसके बाद इसमें इसके एनाटॉमी के बाद में, साइकस के एनाटॉमी के बाद में इसमें रिप्रोडक्शन वाला पार्ट शुरू हो जाता है। तो रिप्रोडक्शन की इसमें दो विधियां हैं, एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है और दूसरा लैंगिक जनन होता है। तो कायिक जनन के अंदर जो इम्पोर्टेंट जो मेथड है वो है, इसमें बल्बिल्स पाई जाती हैं, पत्र प्रकलिकाएँ पाई जाती हैं और ये पत्र प्रकलिकाएँ परजिस्टेंट जो लीफ बेस होते हैं, स्टेम के ऊपर जो पर्णाधार होते हैं, उनके नीचे जो स्केली लीव्स हैं उनके एक्सिस में बनती। हम जानते हैं कि साइकस डायोसियस प्लांट यानी मेल प्लांट अलग होता है और फीमेल प्लांट अलग होता है। तो मेल प्लांट की अगर बल्बिल्स है तो उससे मेल प्लांट ही बनेगा, और अगर वो पत्र प्रकलिका यानी बल्बिल फीमेल प्लांट से है तो उससे फीमेल प्लांट ही बनेगा। प्रत्येक जो बुलबिल होती है वह ओवल शेप्ड होती है, जो आधार से चौड़ी और ऊपर की ओर कुछ नुकीली होती है। और ये बल्बिल्स नॉर्मल लीव्स और स्केल लीव्स दोनों जगह पर मिलते हैं। ज़मीन पर गिरने के बाद ये अंकुरित होते हैं और नया प्लांट बनाते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका, लैंगिक जनन है। मेन प्लांट साइकस का स्पोरोफाइट होता है जो कि डायोसियस होता है, और मेल प्लांट में मेल कोन बनते हैं सिरे पर, और फीमेल प्लांट में मेल कोन नहीं बनते हैं। उनमें मेगा स्पोरोफिल्स ही होती हैं। मेल प्लांट में माइक्रो स्पोरोफिल्स मिल जाती हैं और मेल कोन बना लेती हैं, लेकिन फीमेल प्लांट जो हैं उसके मेगा स्पोरोफिल्स सेपरेट होते हैं जो कि कोन नहीं बनाते हैं। जैसा कि डायग्राम ए में दिखाई दे रहा है, ए ये मेल कोन है, लीफ के बीच में यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो कंपाउंड लीफ है। बी पार्ट एक मेल कोन को खोल करके दिखाया गया है जिस पर माइक्रोस्पोरोफिल्स लगी हुई हैं, और सी जो डायग्राम है ये इस मेल कोन का सेक्शन लेकर के दिखाया गया है जिसमें बीचों बीच में कोन एक्सिस है और नीचे की ओर इसमें ब्रैक्ट है सैपत्र, और इस कोन एक्सिस पर जो माइक्रोस्पोरोफिल्स लगी हैं, इन माइक्रोस्पोरोफिल्स की निचली सरफेस के ऊपर स्पोरेंजिया इसमें नज़र आ रही है। तो जैसे सबसे पहले मेल कोन को हम पढ़ें तो यह एपिकल मेरिस्टेम के द्वारा शीर्ष भाग में बनते हैं और इस भाग में जाकर के जो स्टेम है उसकी ग्रोथ रुक जाती है। कुछ समय के बाद जब मेल कोन के आधार से एक एपिकल मेरिस्टेम फिर डेवलप होता है जो मेल कोन को साइड में पुश कर देता है और मेल कोन फिर लेटरल साइड में दिखाई देता है। तो ऐसी जब ग्रोथ होती है, ऐसी ग्रोथ प्लांट की सिम्पोडियल ग्रोथ कहलाती है। साइकस का जो मेल कोन है ये ओवल शेप्ड कॉनिकल होता है, वुडी काष्ठीय और एक डेंस स्ट्रक्चर होती है। ये 50 सेंटीमीटर तक लंबा होता है और प्लांट किंगडम का सबसे बड़ा मेल कोन होता है।
इसके ऊपर माइक्रोस्पोरोफिल्स लगे रहते हैं। तो माइक्रोस्पोरोफिल्स को अभी हमने देखा है कि ये मेल कोन पर कोन एक्सिस के ऊपर लगे हुए हैं सर्पिल क्रम में, और यंग स्टेज में ये माइक्रोस्पोरोफिल छोटे, सॉफ्ट और फ्लैशी होते हैं। मैच्योर होने पर ये वुडी बन जाते हैं और प्रत्येक माइक्रोस्पोरोफिल्स लीफ जैसी स्ट्रक्चर के रूप में होता है। इसमें यहाँ ए डायग्राम देखिए, ये एक माइक्रोस्पोरोफिल है, लघु बीजाणु पर्ण जिसे कहते हैं। इसमें दो सरफेस हैं, एक एडेक्सियल सरफेस और दूसरी सरफेस है एबेक्सियल सरफेस। तो ये नीचे की ओर नैरो तथा ऊपर की ओर ब्रॉड होता है, चौड़ा होता है। शीर्ष भाग स्ट्राइल ऊपर की ओर उठा होता है जिसे एपोफाइसिस कहते हैं, और एक्सिस से जोड़ने वाला भाग इसका स्टाक होता है। जहाँ ए लिखा हुआ है उसके सारे एक छोटा तंतु नज़र आ रहा है, यह ए स्टाक है जो कि कोन एक्सिस से जुड़ा रहता है। इन दोनों भागों के बीच में फर्टाइल जोन होता है और माइक्रोस्पोरोफिल्स की एबेक्सियल सरफेस पर अनेक स्पोरेंजिया लगी रहती हैं। यह इम्पोर्टेंट है, एडेक्सियल सरफेस की बजाय इसमें एबेक्सियल सरफेस पर स्पोरेंजिया लगी रहती हैं। स्पोरेंजिया ग्रुप में होती हैं जिन्हें सोराई कहा जाता है, और प्रत्येक माइक्रोस्पोरोफिल्स पर 500 से लेकर के 700 तक सोराई पाई जाती हैं। प्रयोगशाला में इन दोनों का ही डायग्राम सेक्शन लेते हैं, लीफलेट का भी सेक्शन लेते हैं और माइक्रोस्पोरोफिल्स का भी सेक्शन लेकर के स्लाइड बना करके स्टडी किया जाता है। यहाँ पर जैसे माइक्रोस्पोरोफिल्स को सेक्शन में लेकर के एफ डायग्राम के अंदर, ये जो बी डायग्राम है इसके अंदर दिखाया गया है। इसमें थोड़ा सा हिस्सा इसका सकुलेंट जो नज़र आ रहा है, इसमें म्यूसिलेज कैनाल हैं और नीचे की ओर स्पोरेंजिया हैं जिनके अंदर माइक्रोस्पोर्स भरे हुए हैं। स्पोरेंजिया के चारों ओर में अनेक वॉल लेयर्स हैं। जो सोरस समूह में पाई जाती हैं उनके अंदर स्पोरेंजिया होते हैं। तो प्रत्येक सोरस में एक केंद्रीय उभार या पेपिला होती है जिस पर 4 से 7 तक माइक्रोस्पोरेंजिया जुड़ी रहती हैं, और सेंट्रल पेपिला से माइक्रोस्पोरेंजिया के अलावा मल्टी सेलुलर ब्राउन कलर के हेयर्स निकले रहते हैं। इन्हें इंड्यूशियल हेयर्स या सोरल हेयर्स भी कहा जाता है। ये हेयर्स माइक्रोस्पोरेंजिया की रक्षा करते हैं और स्पोर्स के प्रकीर्णन में सहायता करते हैं। इसकी स्ट्रक्चर ट्रांसवर्स सेक्शन में हम देख पा रहे हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया छोटे एक स्टाक के द्वारा माइक्रोस्पोरोफिल की निचली सरफेस से जुड़ी रहती हैं और इनमें 3 से लेकर के 6 तक वॉल लेयर्स पाई जाती हैं। सबसे बाहर की ओर एक्सोथीशियम होती है, फिर बीच में एंडोथीशियम होती है, बीच में 2-3 लेयर होती हैं और अंदर की ओर जो परत होती है उसे टेपिटम कहा जाता है। प्रत्येक स्पोरेंजियम बोट शेप्ड स्ट्रक्चर है और इसमें माइक्रोस्पोर्स भरे रहते हैं जो कि यूनिन्यूक्लिएट और हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। प्रत्येक माइक्रोस्पोर के बाहर एक्साइन का स्तर पाया जाता है और इंटाइन का स्तर अंदर की ओर पाया जाता है। अब इनका डेवलपमेंट देखिए किस प्रकार से होता है। साइकस के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया का डेवलपमेंट यू स्पोरेंजिएट प्रकार का होता है। माइक्रोस्पोरेंजियम का निर्माण माइक्रोस्पोरोफिल की जो हाइपोडर्मिस है इसमें एक से अधिक कोशिकाओं के द्वारा होता है, यानी एक साथ स्पोरेंजियल इनिशियल्स बनती हैं और प्रत्येक स्पोरेंजियल इनिशियल के अंदर परिणत विभाजन होता है जिसे बाहर की ओर प्राइमरी वॉल सेल्स और अंदर की ओर आर्किस्पोरियल सेल्स बनती हैं। आर्किस्पोरियल सेल बार बार विभाजन करके स्पोरोजिनस टिश्यू बना देती हैं और जो बाहर की परत की कोशिकाएं हैं
स्पोरोजिनस टिश्यू से जस्ट बाहर की तरफ जो लेयर है वो टेपिटम के रूप में कार्य करती है, और सबसे अंदर की कोशिकाएं बाद में स्पोर मदर सेल्स में बदल जाती हैं, जिनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है तथा प्रत्येक स्पोर मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर्स बनते हैं जो कि टेट्राड्स के अंदर बनते हैं। बाहर की ओर जो प्राइमरी वॉल लेयर्स हैं उनके अंदर एंटीक्लाइनल और पेरिक्लाइनल विभाजन होते हैं, जिससे वॉल लेयर्स बनती हैं। इनका जो स्फुटन है स्पोरेंजिया का वह किस प्रकार से होता है, जैसे ही माइक्रोस्पोरी जब मैच्योर हो जाती है तो मेल कोन का जो एक्सिस है वो लंबाई के अंदर बढ़ जाता है, जिससे माइक्रोस्पोरोफिल्स दूर दूर हो जाते हैं और एक्सपोज हो जाते हैं, अनावृत हो जाते हैं। और इन माइक्रोस्पोरेंजिया की वाल सूखने के बाद निचली सतह पर इसमें एक डिसेंस लाइंस होती है, वह वहाँ से टूट जाती है और माइक्रोस्पोर्स फ्री हो जाते हैं। मैच्योर मेल कोन में शीर्ष भाग के जो माइक्रोस्पोरोफिल्स हैं उनके सूखने से सबसे पहले ऊपर के माइक्रोस्पोर्स, जिन्हें हम पोलन ग्रेन्स कहते हैं, उनका प्रकीर्णन होता है, और इसके बाद नीचे की ओर माइक्रोस्पोरोफिल्स सूखते जाते हैं और धीरे धीरे माइक्रोस्पोर्स हवा के अंदर निकल जाते हैं। इस प्रकार से इनका डेhiscence होता है। इसके बाद मेगास्पोरोफिल्स वाला जो पार्ट है जिसमें ओव्यूल्स बनते हैं, उस पार्ट को अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर देखेंगे। थैंक यू।